Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss CBSE mock test term 2 standard paper class 10th. Alright. So सबसे पहले we are going to see the instructions carefully and then we are going to solve the paper. I hope you have done the paper. तो आप अपनी सारे doubts clear कर सकते हो through this paper. And even if you haven't done the paper, you can get the PDF link of the question paper. Please solve it or you can just see it for revision also. तो आपके सारे chapters term 2 के revise हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट की डिस्कशन. तो जैसे मैंने कहा था सबसे पहले लेट अस सी व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस, कितने सेक्शंस हैं. लेट अस सी नाउ. So we are given that the question paper consists of 14 questions, all right, divided into 3 sections A, B and C. अब जो सेक्शन ए है इसमें है 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. ऑलराइट. तो इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस. तो 6 के 6 आपने सारे करने हैं. 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है. फिर सेक्शन बी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. ऑलराइट. तो ये 2 मार्क्स ईच थे सेक्शन ए के. सेक्शन बी का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच का है और इसमें इंटरनल चॉइस आपको एक क्वेश्चन में दी हुई है. फिर सेक्शन सी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. तो उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स ईच. इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन एंड इट कंटेन्स, जो सेक्शन सी है उसमें आपके 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी. ये आपने निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी whose 7th term is 24 less than the 11th term. और ये भी कहा है first term being 12. तो अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, AP की. Let us see now. तो in AP we are given that first term is 12. Alright. तो first term कितनी है, 12 है. तो assume कर लो, मान लो ये A के इक्वल है और common difference मान लो इस AP का कितना है, D. अब आपको कहा है फाइंड 20th टर्म. तो 20th टर्म वी नीड टू ऑब्टेन और दिया क्या है कि 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म. तो A11 माइनस 24 विल बी A7. अब इसमें हम यूज करेंगे हमारा nth टर्म का फॉर्मूला विच इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो AP में कोई भी आपने टर्म निकालनी हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला. जो भी टर्म ले रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ D इज प्रीवियस नंबर. तो यहां पे अगर A7 की हम बात करते हैं तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग A प्लस 6D इज A11. देखो कितना हो जाएगा, A प्लस 10D एंड माइनस वी हैव 24. तो यू कैन सी हियर A विल गेट कैंसल्ड. तो दैट मीन्स 24 को आप ले आओ लेफ्ट साइड पे, टेक 6D ऑन द राइट हैंड साइड. दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर 24 is equal to 10D minus 6D, that is 4D. So value of D comes out to be 6. तो D की वैल्यू 6 आ गई. अब देखो हमारे पास A था कितना, 12 गिवन है और कॉमन डिफरेंस AP का आ गया 6. अब हमें निकालनी थी 20th टर्म जो कि हम निकालेंगे फिर से nth टर्म के फॉर्मूले को यूज करके. तो लेट अस अप्लाई. तो A20 will be equal to again A plus 19D. So this is equal to how much? 12 plus 19 multiplied by 6. Is it all right? ये आ जाएगा. तो 19 into 6 will be 114. तो 12 plus 1 14. That means it is equal to 126. तो that is going to be the answer. तो 20th टर्म हमारी कितनी आई है, 126. तो nth टर्म के ऊपर बेस था हमारा ये क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंटरनल चॉइस दी है. आइदर यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन या फिर देखो हमें ये वाला पार्ट करना है. इसमें क्या कहा गया है कि विच टर्म ऑफ AP, लुक हियर, कौन सी टर्म AP की विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म. सबसे पहले हम यहाँ पे AP लिखते हैं. वी आर गिवन द AP एज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. ये हमारी AP है. अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 और कॉमन डिफरेंस विल बी 15 माइनस 3, दैट इज 12. नाउ आपको कहा है विच टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन 21st टर्म. तो एज्यूम कर लेते हैं
लेट nth टर्म बी सच दैट कि nth टर्म है हमारी 120 मोर देन 21st टर्म। तो आपको बताना है n की वैल्यू। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अप्लाई करते हैं, यहां पे देखो nth टर्म का फॉर्मूला, तो इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 120 प्लस। अब यही फॉर्मूला A21 के लिए भी अप्लाई करोगे, तो जो भी टर्म लेते हैं कोफिशिएंट डी का पिछला नंबर हो जाएगा, तो A21 विल बी a प्लस 20 टाइम्स डी। अब आप यहां पे देखो आपके पास a कैंसिल हो जाएगा, इज इट ओके? और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, उसके लिए चाहो तो पहले इसको इधर ले आओ। सो वी आर गेटिंग नाउ d इंटू n माइनस 1 माइनस 20 मतलब n माइनस 21, दिस इज 120। d की वैल्यू कितनी है 12 पुट कर दो, तो 12 इंटू n माइनस 21 is equal to 120. 12 can be cancelled, so we are getting 10. So that means we have n equal to 21 plus 10, that is 31. तो आंसर क्या होगा? आपको पूछा था कौन सी टर्म, तो दैट मीन्स 31st टर्म। सो देयरफॉर इन आंसर वी विल से 31st टर्म। इज इट ऑल राइट? तो 31st टर्म है विच इज 120 मोर देन द 21st टर्म। तो या तो आपने पिछला पार्ट करना है या ये करना है, दोनों में से एक ही पार्ट करना है। ऑलराइट, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन हियर इज if 2 is a root of this equation x square plus bx plus 12 equal to 0 and this equation x square plus bx plus q equal to 0 has equal roots, तो आपने q की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेट मी टेक द फर्स्ट वन, दैट इज x square plus bx plus 12 is equal to 0। आपको कहा है कि 2 is a root। अब देखो रूट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू अगर आप x के बदले में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 2 रूट है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इज इट ऑल राइट? तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दो 2 स्क्वायर प्लस 2b एंड प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। सो वी हैव 4 प्लस 12 कितना 16। तो 2b is equal to minus 16, that means value of b is minus 8। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? minus 8। अब देखो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं यहां पे जो हमें दी है x square plus bx plus q equal to 0। इसके बारे में आपको कहा है कि it has equal roots, तो इस इक्वेशन के roots are equal। अब देखो अगर roots equal होते हैं तो आपको पता है discriminant will be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है और सी का मतलब कांस्टेंट जो कि q है। तो दिस विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग हियर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स q। b की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 8 का स्क्वायर है 4 टाइम्स q। दिस इंप्लाइज 4q इज 64। So therefore q will be equal to 64 by 4, that is 16. This will be the answer. तो q की वैल्यू पूछी है, that is coming out to be 16. तो that's question number 2. Alright. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Look at now question number 3. Third question is that in two concentric circles, a chord of length 24 centimeter of larger circle becomes a tangent to the smaller circle whose radius is 5 centimeters। मतलब स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपको 5 दिया है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। अब देखो इसमें फिगर हमारे पास कुछ ऐसी होगी, लुक हियर। जैसे आपके पास ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसमें हम एक कॉर्ड बनाते हैं छोटे सर्कल को, जो बड़े सर्कल को क्या हो जाएगी? टेंजेंट। सो लुक हियर, कॉर्ड वुड बी लाइक दिस। तो ये हमारे पास कॉर्ड हो गई। लेट मी नेम दिस कॉर्ड एज ए बी। इज इट ऑल राइट? सपोज ये हमारे पास ये कॉर्ड है ए बी एंड लेट ओ बी द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। कंसेंट्रिक है, दैट मीन्स दे हैव द सेम सेंटर। अब देखो अगर हम ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए बी के ऊपर, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो यू नो दैट परपेंडिकुलर इज
ये जो है परपेंडिकुलर, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो दैट मीन्स इफ दिस पॉइंट इज m, तो वी विल हैव am इज इक्वल टू m टाइम्स b. कॉर्ड की लेंथ आपको कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर्स. तो वी हैव AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि AM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB which is equal to 12 centimeters because perpendicular from the center to a chord bisects the chord. अब एक काम और करते हैं. Let us join here AO. AO को हम ज्वाइन कर देते हैं. ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. तो लेट AO बी इक्वल टू कैपिटल R. और स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो गया? OM. तो OM विल बी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 5 सेंटीमीटर्स. तो अब देखो OM आपका 5 हो गया, AM हमारे पास 12 है. ऑल राइट, एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो लेट अस कंसिडर ट्राइंगल OAM एंड लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. तो अप्लाई कर दो. हमारे पास ये आ गया, ऑब्जर्व करो, OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. तो दैट मीन्स कैपिटल R स्क्वायर, ये कैपिटल R है AO, ऑल राइट, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल. तो OM रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 5 स्क्वायर, AM is half of chord, that is 12 square. So this will be 25 plus 144, that is equal to 169. Square root ले लो, तो therefore capital R will be equal to 13. तो इसका मतलब radius of bigger circle हो गया 13 centimeters. So therefore radius of bigger circle, this is equal to 13 centimeters. This is going to be the answer. तो ये था हमारा क्वेश्चन सर्कल के ऊपर. All right, concentric circles दिए थे. तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. Let's move on to now question number 4. Fourth question given here is if 4 times the sum of areas, किसका? 2 circular faces of a cylinder जिसकी height h8 centimeters है, it is equal to twice the curved surface area. तो निकालना क्या है? diameter of the cylinder. अब देखो, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, सपोज आई हैव दिस एज द सिलेंडर. इसमें सपोज बेस का रेडियस R है और हाइट कितनी है? h. अब देखो आपको दिया है 4 टाइम्स. लेट अस सी व्हाट इज गिवन. वी आर गिवन दैट 4 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस. तो सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, जो एक सर्कल देखो टॉप पे है और एक बॉटम में है, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया. इज इट ऑल राइट? किसके इक्वल है? 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ लेट अस पुट, अगर हमने रेडियस R लिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, तो सर्कल का एरिया देखो क्या होता है, इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R होगा. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 4 टाइम्स सम ऑफ एरियाज, मतलब पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर. इजंट इट? सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर अगर रेडियस R है. फिर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया. ये आपका कितना होता है? 2 पाई R इंटू h. तो नाउ वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 2 पाई R स्क्वायर इंटू 4, 8 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई R इंटू h. क्या क्या कैंसिल हो गया? देखो यहाँ पे, एक तो आपका पाई कैंसिल हो गया, एक 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक R भी हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2R इज इक्वल टू h. अब देखो हाइट कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर्स. तो दिस इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर्स. तो आपको डायमीटर बताना था जो कि 2R ही होता है. तो हम यहां पे कहेंगे देयरफॉर डायमीटर विल बी इक्वल टू 2R जो कि h के इक्वल ही है. दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ऑलराइट, तो इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से हमें निकालना था डायमीटर. दैट इज सेम एज हाइट ऑफ द सिलेंडर, 8 सेंटीमीटर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर सेइंग फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आर इन क्लास इंटरवल्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, आपको निकालना है मोड. तो इसमें अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पहले इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा
जिसमें आप लिखोगे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल्स हमें दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, then we have 20 to 30, 30 to 40, and then 40 to 50. Corresponding frequencies are 6, 10, 12, 32 and 20 और इनका सम जो है आपको कितना दिया है 80, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो होती है क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इट इज क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहां पे ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 32। तो ये फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं F1 से, और पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 से डिनोट करी जाती है, और अगली क्लास की किससे, F2 से। अब देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इट इज इक्वल टू L प्लस H मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब देखो सिंबल्स की मीनिंग देखते हैं। L जो है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी यहां पे कौन सी आ गई, ये वाली 30 to 40। ऑलराइट, तो दिस इज 30 to 40 मॉडल क्लास। तो इसमें लोअर लिमिट 30 है, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, बिकॉज L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास, साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अगर मॉडल क्लास है तो H हो गया 40 माइनस 30 दैट इज 10। F1 जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज 32। फिर F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, तो F0 की वैल्यू कितनी है 12, और F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब राइट आफ्टर द मॉडल क्लास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। Now let us put the values. So look here, this will be equal to L is how much? Value of L here is 30 plus H is 10 into F1 is frequency 32, F0 पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12. Then we have 32 into 2 that is 64 minus 12 and F2 is 20. Alright. Now let us simplify further. अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, this is equal to 30 plus 10 into 32 minus 12 is 20 divided by we have 32. So this will be equal to, ये cancel कर दो 10 और या 4 से कर दो, let us cancel by 4, all right, 4 5 जा 4 8 जा, और ये भी कर दो 2 4 जा 2 5 जा, तो that means it is equal to 30 plus 25 divided by 4. Now let us solve it further. This will be 30 plus 6.25, that means mode is 36.25. all right, this is going to be the answer. तो ये हमारा मोड आ गया 36.25. all right, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, लुक हियर, तो मोड के ऊपर जिसमें मोड निकालना था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. all right, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन. फिर कहा है 8 ईयर हेंस, मतलब 8 साल बाद क्या होता है, द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट अस राइट, लेट मैन्स प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x years, all right, और and son's present age be equal to y years. तो son's present age लेते हैं कितनी, y years. अब आपको प्रेजेंटली कहा है कि एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन, दैट मीन्स पहली इक्वेशन आपको ये दी है x इज 2 times y का स्क्वायर, कॉल इट एज 1. फिर आपको कहा है 8 साल बाद एज ऑफ मैन, तो एज ऑफ मैन 8 years लेटर कितनी हो जाएगी, x plus 8. इट इज 4 years मोर देन कितना, 3 times द एज ऑफ द सन. तो 3 times सन की एज 8 साल बाद होगी y plus 8, that is equation 2. Now we have to solve these two equations to find values of x and y. तो एक काम करते हैं,
यहां से हम x की वैल्यू निकाल के इधर डाल देते हैं. Is it all right? So we are getting 2y square plus 8 is equal to 4 plus 3y plus 8 3s are 24. तो क्या क्वाड्रेटिक बन रही है देखो, 2y square minus 3y and we have minus 20 is equal to 0. Let us split the middle term. So 2y square 8 5s are 40 है, तो minus 8y plus 5y minus 20 is 0. So first two terms we have 2y common, we have y minus 4, then 5 common, y minus 4 is equal to 0. तो देखो फैक्टराइज हो गया हमारे पास इक्वेशन. तो 2y plus 5 into y minus 4 is equal to 0, which means either y is minus 5 by 2 or y will be equal to 4. अब देखो y सन की प्रेजेंट एज है तो नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, तो दिस इज रिजेक्टेड. तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 4. तो लेट अस पुट इन 1. तो इसको अब हम पुट करते हैं 1 में टू फाइंड फादर्स एज. तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर, 16 2 ज़ा 32. इज इट ऑल राइट? तो अब हम आंसर लिखते हैं. देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इज 32 years. ऑल राइट, father's present age is 32 years and son's present age will be equal to 4 years. So this is going to be the answer. All right. तो क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको आपने सॉल्व करना है. y की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव. नाउ लुक एट और वाला पार्ट इसका. अब देखो 6 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी है, आइदर यू हैव टू डू दैट पार्ट या फिर आपको ये पार्ट करना है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. नाउ let us write the equation over here. k plus 4x square plus k plus 1 into x plus 1 is equal to 0. इस इक्वेशन के बारे में हमें कहा गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ऑलराइट, क्या कहा है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना हो जाएगा? 0. अब देखो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल बी इक्वल टू 0, जिसमें देखो b है x का कोफिशिएंट विच इज k प्लस 1, a is coefficient of x square k plus 4 and c is the constant that is 1. तो पुट कर दो यहां पे. तो इसका मतलब k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 will be 0. Again we are getting a quadratic which we have to solve. So we have k square plus 1 plus 2 times k minus 4k minus 16 is 0. That means k square minus 2k minus 15 हमारा कितना आ रहा है? 0. मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो यहाँ पे. तो ये आ गया k square minus 5k plus 3k minus 15 किसके इक्वल है? 0 के. फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? k. सो वी आर लेफ्ट विथ k माइनस 5. फिर 3 कॉमन लो, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो दो फैक्टर्स देखो क्या आ गए? k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इज 0. तो दैट मीन्स आइदर k इज इक्वल टू माइनस 3 या फिर k की वैल्यू कितनी है? 5. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो क्वेश्चन यही था, k की वैल्यू बतानी है सो दैट द इक्वेशन हैज रूट्स रियल एंड इक्वल. तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए देखो सेक्शन ए के, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड थी. अब हम आते हैं सेक्शन बी पे. सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. तो करते हैं. अब देखो 7th क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ कैपिटल N मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 है और मीडियन आपको 32 दिया है. तो हम मीडियन निकाल के उसको 32 पुट करेंगे एंड देन विल फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं देखो, F1 एंड F2. तो अब देखो इसमें टेबल बनाएंगे. सबसे पहले मीडियन के लिए आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए होती है बेटा. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस मेक दैट. तो यहां पे देखो ये हमारे पास टेबल आ गया. ऑलराइट, अब इसमें हम फिल करते हैं. सबसे पहले क्लास इंटरवल्स लेट अस फिल. तो वी हैव क्लास इंटरवल 0 to 10,
10 to 20, then we have 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and then 50 to 60. Or frequencies are 10, F1, then 25, then we have 30, then F2 और फिर कितना 10. अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ये हो गया 10, पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करो 10 प्लस F1, देन वी हैव 10 प्लस F1 में 25 ऐड करोगे तो 35 प्लस F1, 35 में 30 ऐड करो वी हैव 65 प्लस F1, इसमें F2 ऐड करो 65 प्लस F1 प्लस F2, इसमें 10 ऐड करो सो वी हैव 75 प्लस F1 प्लस F2. तो ये आपके पास एक तरह से कैपिटल N आ गया. दैट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि आपको कितनी दी है 100. तो देखो एक इक्वेशन हम यहां से बनाते हैं कि वी हैव नाउ कि 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100. दिस इंप्लाइज वी हैव F1 plus F2 is equal to how much? 25. Let us call this as equation 1. फिर अब देखो यूज करेंगे, क्वेश्चन में आपको मीडियन कितना दिया है 32. तो let us use this now. Alright? तो we are given that median is 32. अब 32 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? ऑब्जर्व करो, इसमें लाई कर रहा है. तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास. So therefore we have median class as 30 to 40. Is it okay? अब हम फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का. क्या फॉर्मूला था? देखो, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज L प्लस N बाय 2 माइनस C अपॉन F एंड मल्टीप्लाइड बाय H. अब देखो सिंबल्स के मीनिंग. L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो कि कितना हो गया 30. फिर कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि 100 गिवन है. C होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास. अब टेबल में देखो, ये मीडियन क्लास है, पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35 प्लस F1. तो ये हमारा C होगा 35 प्लस F1. F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि यहां पे आप ऑब्जर्व करो कितनी है 30. तो F विल बी इक्वल टू 30. फिर H होगा साइज ऑफ मीडियन क्लास. दिस इज द मीडियन क्लास, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 10. और मीडियन हमारा 32 है. तो पुट करते हैं सारी वैल्यूज. अब यहां पे ऑब्जर्व करो, तो 32 इज इक्वल टू L इज 30 प्लस N बाय 2 इज 50. C कितना है 35 प्लस F1. ऑलराइट, एंड डिवाइडेड बाय F इज 30 और साइज ऑफ मीडियन क्लास इज हाउ मच? अब नोटिस करो, एक तो ये 0 कैंसिल करो और एक 30 को इस तरफ ले आओ. सो वी आर गेटिंग 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 35 इज 15 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 3. क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इज 15 माइनस F1. तो दैट मीन्स वी गेट F1 विल बी इक्वल टू 15 माइनस 6. तो वी गेट वैल्यू ऑफ F1 एज 9. तो पहली फ्रीक्वेंसी F1 कितनी आ गई 9. अब देखो इसको 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास F2 आ जाएगा. F1 प्लस F2 कितना है 25. तो लेट अस राइट नाउ यूजिंग 1 कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25. वी गेट 9 प्लस F2 इज 25. तो दैट मीन्स F2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना आ गया 25 minus 9, that is 16. All right. So therefore missing frequencies are 9 and 16. तो इनमें लिख देते हैं therefore missing frequencies are 9 and 16. तो ये दो frequencies हमारी missing थी. तो मीडियन का आपने फॉर्मूला लगाना है which is L plus n by 2 minus C upon F into H. तो एक कॉलम हमें जो बनाना पड़ता है निकालने के लिए that is of cumulative frequency. Now let's move on to the next question. Look at question number 8 now. 8th question ये है, draw a circle of radius 4 centimeters. Then draw a tangent to the circle making an angle of 60 degree with a line passing through the center. अब सबसे पहले आप एक सर्कल लोगे. All right. Suppose we have this as a circle of radius 4 centimeters. तो यहाँ पे हम जैसे origin लेते हैं, मान लो ये हो गया. And let us draw a line. Suppose this is the line
ठीक है, जिसके साथ हम टेंजेंट बनाएंगे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ओरिजिन पे वी आर गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैसे? आप कंपास ओ पे रखोगे और एक सूटेबल रेडियस लेके यहाँ पे क्या करोगे, आर्क लगाओगे। ये देखो, ये जैसे आर्क आपने लगाई, सेम रेडियस रखो, कंपास यहाँ पे रखो और एक आर्क लगाओ, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इनको बाइसेक्ट करेंगे, कंपास इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर सेम रेडियस यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे, तो इनको ज्वाइन करो तो ये आपको देगी एक लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। सपोज ये लाइन कट कर रही है सर्कल को एट पॉइंट P, तो अब हम P पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमारा OP क्या है, रेडियस है। OP इज रेडियस, ऑलराइट। ये तो P पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, P पे कंपास रखो, सूटेबल रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे, फिर सेम रेडियस लेके यहाँ पे कंपास रखो, एक आर्क लगाओ, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर सेम रेडियस लेके एक और आर्क लगाएंगे। अब ये 60 120 को बाइसेक्ट करो, सेम रेडियस लेकर, मतलब यहाँ पे कंपास रख के सूटेबल रेडियस लेके एक आर्क लगाई, फिर कंपास यहाँ पे रख के सेम रेडियस लेके ये आर्क लगाओगे, P को इस पॉइंट से करेंगे हम ज्वाइन। तो ये हमने P को ज्वाइन कर दिया, ऑलराइट। तो ये जो टेंजेंट बनी है PT, इसमें ये वाला जो एंगल है कितना होगा, 60 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस एंगल इज 90, हमने 90 बनाया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो वी विल से PT इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है। इट मेक्स एंगल 60 डिग्री with line OT passing through center. Is it all right? ये passing through center, तो यही आपको चाहिए थी टेंजेंट, तो PT हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, ऑल राइट। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में आपको कहा है कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हमने निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए हैं, तो हमें भी टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या हमें कॉलम्स चाहिए होंगे, सबसे पहले क्लासेस का, तो क्लासेस क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन द क्लासेस एज 0 to 50, 50 to 100, then we have 100 to 150 and so on, 150 to 200, then from 200 to 250 और फिर 250 से लेकर कितना 300। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं 17, 35, 43, 40, 21, 24। अब देखो, मीन निकालने के लिए पहले आपको मिड वैल्यू हर क्लास इंटरवल की निकालनी है, xi, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल बी 25। सिमिलरली वी हैव 75, 125, 175, 225 एंड देन 275। अब देखो, इसमें हम a लेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन होता है मिडल xi, तो जैसे ये 6 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको ले लो। तो वी आर टेकिंग हेयर, लुक हेयर, a टू बी इक्वल टू कितना, यहां पे हम लिखते हैं, तो वैल्यू ऑफ a वी आर टेकिंग टू बी 125। फिर h होगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो कि कितना है 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये कॉलम फिल करते हैं xi माइनस a अपॉन h, जैसे 20 माइनस 125 माइनस 100 अपॉन 50 विल बी -2, तो ये -2 आ गया। सिमिलरली 75 माइनस 125 माइनस 50 अपॉन 50 -1, देन 0, 1, 2 एंड 3। अब आपने Fi इंटू ui निकालना है, ये हमारा Fi है और ये हमारा ui, मल्टीप्लाई करो, दिस इज -34 माइनस 35, then we have 0, 40 ones are 40, 21 twos are 42, 24 into 3 is 72. Now let us find this sum sigma Fi ui, तो ये सिग्मा Fi ui सम निकालना है, तो इन सब को ऐड कर लो, यू विल बी गेटिंग 85। और एक हमें ये सम चाहिए सिग्मा Fi, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दिस इज कमिंग आउट टू बी 180।
अब देखो मीन का फॉर्मूला, मीन जो है हमारा एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इज ए प्लस एच इंटू यू बार। तो ए हमारा एज्यूम्ड मीन है 125, एच इज 50 और यू बार का मतलब है सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो लेट अस पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। तो दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 125 प्लस 50, जस्ट अ मोमेंट, तो 125 प्लस 50 इंटू वी हैव 85 डिवाइडेड बाय 180। तो यहां पे नोटिस करो आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वी हैव टू सॉल्व फर्दर। तो x बार विल बी इक्वल टू हेयर 125 प्लस दिस इज 425 डिवाइडेड बाय 18, दैट मीन्स 125 प्लस 23.6, तो on adding you will be getting 148.6, तो this will be the required answer। तो मीन कितना आया है 148.6। ऑलराइट, तो शॉर्टकट मेथड से हमने किया है यूआई लेके, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर क्वाइट लार्ज। तो अगर डायरेक्टली करोगे एफ आई एक्स आई लेके तो इट विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। ऑलराइट, अब देखो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, then find the distance between the two ships. तो अब देखो फिगर सबसे पहले कैसी बनेगी, फिगर वुड बी somewhat like this। ये जैसे आपका लाइट हाउस है, तो ये दोनों शिप्स एक ही डायरेक्शन में है और हाइट कितनी है 75 मीटर्स। अब टॉप ऑफ लाइट हाउस से हम दोनों शिप्स को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 45। तो ये जो दूर वाला शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30, जो थोड़ा पास है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, और ये आपकी हाइट कितनी हो गई 75। यू हैव टू फाइंड दिस बीसी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब देखो इसको हम x मान लेते हैं, लुक हियर, let me take this as x, तो let us write let BC be equal to x meters। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो these are पैरेलल। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे this एंगल will be 30 डिग्री। सिमिलरली ये टोटल एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं ACD और ABD, तो एक एक करके दोनों लेते हैं। तो पहले लेते हैं हम ट्राइंगल ACD। वी आर इंटरेस्टेड इन बेस एंड परपेंडिकुलर। एक काम और करते हैं, यहाँ पे CD को एज्यूम कर लो, मान लो इट इज y मीटर्स, तो ये हम y ले लेते हैं। तो इसमें tan लेंगे, tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर विच इज AD अपॉन बेस विच इज CD। tan 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता ही है, ऑलराइट, ओरली याद होनी चाहिए। 1 AD इज 75 और CD इज y, दैट मीन्स वी हैव y इक्वल टू कितना 75, तो y की वैल्यू 75 आ गई। अब आप दूसरा राइट ट्राइंगल लो, बड़े वाला। नाउ लेट अस टेक दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। इसमें एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AD और बेस अब की बारी होगा BD। नाउ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3, AD इज 75, BD इज x प्लस y। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस y इज 75 रूट 3। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, ये देखो y की वैल्यू पुट करते हैं, y 75 है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 इतने मीटर्स। अब देखो डेसिमल में देना है तो कैसे देंगे, या तो ऐसे दे सकते हो, या फिर रूट 3 की वैल्यू 1.732 और ये माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 75 इंटू 0.732। तो if you multiply 75 by 0.732, you will be getting x to be equal to कितना 54.9 meters. This is the answer. Alright? तो ये हो गया हमारा distance between the two ships जो हमें पूछा था।
ऑलराइट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स वाज x विच इज 54.9 मीटर्स। अब देखो 10th में या तो ये वाला पार्ट करना है या फिर आपको और इसमें चॉइस दी है या फिर ये क्वेश्चन करना है। क्या दिया है? द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 meters. It is bent by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. तो जो टॉप ऑफ ट्री है वो ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गॉट बेंट, और कहा है √3 की वैल्यू लेनी है 1.732। अब देखो अगर आप एक्चुअल में फिगर देखोगे तो वो कुछ इस टाइप की आएगी। ऑब्जर्व करो, जैसे ये विंड से ट्री टूट गया हमारा, तो ये जो टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है। आप देख रहे हो टोटल हाइट ट्री की आपको 10 मीटर्स दी थी, आपको बताना है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गॉट बेंट। तो इसका मतलब यहां ये वाली हाइट हमने निकालनी है। तो क्वेश्चन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, यहां पे देखो ये फिगर ऐसे बनेगी। लुक हियर, इट वुड बी लाइक दिस। ये इस टाइप की हम फिगर बनाएंगे। ऑलराइट, अब इसमें आप नोटिस करो टोटल हाइट आपको ट्री की कितनी दी है 10 मीटर्स। ट्री की टोटल हाइट कितनी है? दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दैट मींस BA प्लस AC। तो यहां पे हम लिखते हैं BA प्लस AC इज इक्वल टू 10 मीटर्स। फिर ये बताना था ना बॉटम से कितनी हाइट पे ट्री बेंट हुआ है, मान लो वो h है, तो लेट वी हैव BA टू बी इक्वल टू h मीटर्स। तो आप देखो फिर AC कितना हो जाएगा 10 माइनस h मीटर्स। तो ये AC हो गया हमारा 10 माइनस h मीटर्स। अब आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। ये जो टॉप ऑफ ट्री है ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है, देखो दिस एंगल, दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री, तो ये हमने 60 डिग्री लिया है। नाउ लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल ABC। वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। बेस के बारे में हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन साइन में होता है, तो वी आर गोइंग टू टेक साइन 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर अपॉन कितना? हाइपोटेन्यूज। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, इट इज √3/2। AB हमारा h है और AC है 10 माइनस h। तो पूरी इक्वेशन h में आ गई। सॉल्व करके लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। तो यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10√3 minus √3h is equal to how much? 2h. So that means we get 10√3 is equal to h into 2 plus under root of 3, which means h is equal to 10√3 upon 2 plus √3. अब एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 minus √3. So we get here h is equal to 10, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एक तरह से 20√3 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। अब √3 की वैल्यू कितनी बोली थी? 1.732 माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय कितना? 1। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो h विल बी इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1.732 से, विच विल बी 34.64 माइनस 30। तो इसका मतलब h हो गया 4.64 मीटर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। राइट, तो इतनी हाइट पे हमारा ट्री बेंड हुआ है। राइट, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट। तो यहां पे सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है। ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 3 मार्क्स। इस वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी। अब हम चलते हैं आगे किस पे? सेक्शन सी पे। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स ईच, और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, और 2 क्वेश्चंस इसमें केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का पढ़ते हैं। अ कोनिकल वेसल whose internal radius is 5 centimeters and height 24 centimeters is full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel. तो पहले conical vessel में पानी था, अब cylindrical vessel में डाल रहे हैं, जिसका internal radius 10 centimeters है। तो find the height to which the water rises in the cylindrical vessel. तो अब सबसे पहले देखो इसमें फिगर, तो फिगर would be somewhat like this.
कि ये कोनिकल वेसल पूरा पानी से भरा है। इसमें देखो यहाँ पे ये जो हाइट है कोनिकल वेसल की ये h है और ये रेडियस हम ले लेते हैं r। तो लेट अस टेक दिस एज h एंड दिस एज स्मॉल r। अब देखो रेडियस आपको कोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट स्मॉल h इज 24 सेंटीमीटर्स। तो ये पानी हम इस सिलेंड्रिकल वेसल में देखो डाल रहे हैं। अब सिलेंड्रिकल वेसल की में इतना पानी है, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये भी सिलेंडर की शेप में है। मान लो पानी राइज होता है h सेंटीमीटर तक और मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R। तो कैपिटल R, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिलेंडर की। तो सिलेंडर में आपको रेडियस कैपिटल R दिया है 10 सेंटीमीटर्स। लेट वाटर राइज टू अ हाइट ऑफ h सेंटीमीटर्स। लेट वाटर राइज टू अ हाइट ऑफ कैपिटल H सेंटीमीटर्स। तो आपने H निकालना है। अब देखो जो पानी आपका कोन में था वही पानी आपने सिलेंडर में डाला है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन विल बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो लेट्स जस्ट राइट दैट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। अब देखो आपको कहा है कोन इज फुल ऑफ वाटर, तो पूरे कोन का जो वॉल्यूम है वही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो दैट मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। और कोन में ये सिलेंडर में जितना पानी है वो सिलेंडर की शेप में है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं सारी। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, लुक हियर। एक तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो पाई कैंसल हो गया, इज इट ओके। सो वी हैव नाउ हियर 1/3 small r is 5 का स्क्वायर h is 24। दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H। यहां पे ये कैंसल हो जाएगा, 3 8 ऑलराइट। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग नाउ 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 100 टाइम्स H। तो दैट मीन्स H इज इक्वल टू 25 इंटू 8 इज 200 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर water rises to a height of 2 centimeter. So water rises to a height of 2 centimeters. That is the required answer. तो इसमें हमने कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम्स को कंपेयर किया है। तो कोन तो पूरा फिल था और सिलेंडर हमारा पार्शली फिल्ड है, किससे, वाटर से। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो सर्कल्स के ऊपर बेस्ड है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस। आपको कहा है इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर, O हमारा सेंटर है, एंड BCD इज टेंजेंट टू इट एट C, तो आपने प्रूव करना है इन दो एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। अब फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पे आप देखो आपका ये जो है O सेंटर है, इज इट ऑल राइट। लेट अस डू वन थिंग। यहां पे सबसे पहला जो हमें काम करेंगे वो होगा ज्वाइन OC। OC को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये रेडियस है, ये PCD टेंजेंट है, तो OC जो है वो हमारा क्या बन गया, रेडियस, और BCD इज टेंजेंट। You know that radius is perpendicular to tangent at the point of contact. So this implies angle OCD will be equal to 90 degree. अब OCD दो एंगल्स का सम है, देखो एक OCA और एक कौन सा, ACD। तो यहां पे हम लिखते हैं this implies angle OCA plus angle ACD, this is equal to 90 degree. Let us call it as 1. तो एक कंडीशन हमारे पास ही आ गई। अब देखो हमें किनका सम 90 शो करना है, BAC। BAC ऑब्जर्व करो आपका ये वाला एंगल है और ACD यही वाला एंगल है, तो इनका सम आपने 90 शो करना है। नाउ लुक एट ट्राइंगल OAC। तो अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल OAC वी हैव OA इक्वल टू OC, बोथ आर रेडियाई, इजंट इट। ये OA और OC सेम होंगे, तो अगर एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो OA के अपोजिट एंगल कौन सा है, OCA, और OC के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारा, OAC।
यहां पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal in a triangle. All right, angles opposite to equal sides are equal in a triangle. All right, so we have this as the reasoning part. अब आप इसको कह दो 2. Let us call this as 2. अब आप देखो यहां पे OCA एंगल OAC के इक्वल है, तो हम ये वाले एंगल को रिप्लेस कर देते हैं OCA को किससे, OAC. तो let us write from 1 and 2 we get, from 1 and 2 let us see what do we get. ये देखो यहाँ पे OCA की जगह OAC ले लो, तो एंगल OAC प्लस एंगल ACD कितना है, 90 डिग्री. अब देखो आपने क्या शो करना था, BAC. अब नोटिस करो हम एंगल BAC बोले या OAC, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये तो सेम स्ट्रेट लाइन है. तो एंगल OAC ये वाला जो एंगल है इसको हम BAC भी लिख सकते हैं. तो हम यहां पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज एंगल BAC प्लस एंगल ACD, दिस इज 90 डिग्री. तो यही प्रूफ करना था. ऑलराइट, तो हेंस प्रूव्ड. ये हमारा प्रूव हो गया. तो ये था सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन. अब देखो इसमें आपको चॉइस गिवन है, या तो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है. लेट अस सी इस क्वेश्चन में क्या दिया है. आपको दिया है एक सर्कल और जिसमें कहा है OQ PQ की रेशो है 3:4. OQ देखो रेडियस है और PQ लेंथ ऑफ टेंजेंट है. फिर आपको ये भी कहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल POQ 60 सेंटीमीटर्स है, तो वी हैव टू फाइंड ऑल द 3 साइड्स. ऑलराइट, नाउ लुक एट द फिगर ओवर हियर. OQ यहां पे जैसे पहले हम रेशो ले लेते हैं, वी आर गिवन OQ इज टू PQ. ऑलराइट, तो इज टू PQ ये रेशो है 3:4. तो एज्यूम कर लेते हैं लेट OQ बी इक्वल टू 3x, तो PQ विल बी इक्वल टू 4x. अब फिगर में देखो OQ हमारा ये है 3x और PQ कितना है 4x. आप देख सकते हो PQ इज टेंजेंट. ऑलराइट, और OQ क्या है, रेडियस है. OQ इज रेडियस. We know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. तो इसका मतलब OQ परपेंडिकुलर होगा PQ के. This implies angle OQP will be equal to 90 degree. तो अब देखो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. Therefore ट्राइंगल POQ में let us apply पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व करो. हाइपोटेन्यूज हो गई PO, तो दैट मीन्स वी हैव PO का स्क्वायर. लुक हियर, PO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट करो, तो दैट मीन्स वी गेट PO स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो PQ 4x है और OQ कितना है 3x. तो 4x का स्क्वायर प्लस वी हैव 3x का स्क्वायर. तो PO square will be equal to 16 plus 9, that means 25x square. Take square root, that means PO is equal to how much, 5x. Alright. अब आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल POQ is 60. तो वो क्या होगा, PQ plus OQ plus PO. तो लेट मी राइट ओवर हेयर PQ, पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं ऐसे. We are given that perimeter of triangle POQ is equal to 60 units. क्या दिए हैं, सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, ये तो ये हो जाएगा आपका PO प्लस OQ और प्लस कितना PQ. अब देखो PO कितना है 5x, OQ was how much 3x और PQ 4x. This total sum is 60. Which implies we have 12x is equal to 60. That gives you value of x as 5. Alright. अब देखो क्या क्या निकालना था. आपको चाहिए PQ, QR, OP. तो we need PQ, QR and OP. PQ देखो हमारे पास कितना था, PQ was 4x. तो this is equal to 4 into 5. That means it is 20 centimeters. Alright. ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर्स.
अब क्यू आर देखो, ये ओ क्यू का आपका डबल है, फिगर देखो, क्यू आर जो है आपका डायमीटर है, ओ क्यू इज द रेडियस, तो डायमीटर 2 टाइम्स आर होगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ओ क्यू, दैट मीन्स 2 टाइम्स कितना, 3x, तो दिस इज इक्वल टू 6x, दैट इज 6 into 5 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स, ये 30 सेंटीमीटर्स आ गया। अब देखो ओपी, ओपी हमारा था 5x विच इज इक्वल टू 5 into 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर्स, तो यही तीन चीजें पूछी थी, तो दिस इज द आंसर 20, 30 एंड 25 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, या तो पिछला पार्ट करना था या ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा केस स्टडी 1। अब देखो केस स्टडी 1 में क्या क्वेश्चन हमें दिया है, यू आर गिवन दैट Stambeshwara Mahadev Temple in Gujarat is an ancient temple located between the shores of Arabian Sea and Bay of Cambay. Now every day this Shiva temple gets submerged in water during high tide hours and again reappears when the tide level comes down. जैसे ये देखो, ये टाइड जब हाई होती है तो ये सबमर्ज हो जाता है, जब नहीं होती है तो ऐसे पूरा टेम्पल विजिबल है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बोट observes that angle of elevation of top of temple when it is submerged is 60 degree। तो जैसे जब submerged है तो यहाँ पे बोट पे खड़ा है वो, वहां से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ऑन सेलिंग 30 meters away from the temple, तो 30 meters दूर जाता है अगर टेम्पल से, he finds angle of elevation to be 30 degree। क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ टेम्पल अबव द वाटर लेवल व्हेन इट इज सबमर्ज्ड। तो ये सबमर्ज्ड वाली कंडीशन में आपने हाइट ऑफ टेम्पल बतानी है, कितनी दिखेगी हमें। देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पर्सन्स इनिशियल पोजीशन इन बोट फ्रॉम द टेम्पल। तो पहले जहां पे पर्सन था उसकी इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल टेम्पल के बॉटम से कितनी है वो निकालनी है। अब देखो फिगर इसमें सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी, ऑलराइट। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो फिगर आपकी कुछ ऐसे बनेगी, ये आपके पास टेम्पल हो गया ए बी, ऑलराइट। तो इसकी हाइट एक तो आपने निकालनी है पार्ट 1 में, ये बोट में पहली पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है, तो 30 मीटर्स अवे क्या है। इनिशियल पोजीशन हमारी सी है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टेम्पल, तो ये है हमारा टॉप ऑफ टेम्पल, इज इट ऑलराइट, पोजीशन बी, और सी है इनिशियल पोजीशन, तो ये सी है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और फिर 30 मीटर्स दूर जाने पे टॉप ऑफ टेम्पल का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। अब हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टेम्पल बी ए बी इक्वल टू एक्स मीटर्स, ऑलराइट। मान लो ये कितनी है, एक्स मीटर्स है। उसके बाद हम एक डिस्टेंस सी ए मान लेते हैं, एंड सी ए बी इक्वल टू वाई मीटर्स। अब नाउ वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कितना है देखो 90 डिग्री, ऑलराइट। तो लुक हियर, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, लेट अस कंसीडर ट्राइंगल बी सी ए, ऑलराइट, ये वाला। तो इसमें वी आर इंटरेस्टेड, ये हमने एच लिया है देखो हाइट, तो वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो कौन सी रेशियो लोगे, tan लोगे। तो वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बी ए अपॉन सी ए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, दिस इज इक्वल टू h अपॉन y, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू √3y, लेट अस कॉल इट एज 1, एक रिलेशन आ गया। दूसरे रिलेशन के लिए हम बड़े वाला राइट ट्राइंगल लेते हैं, कंसिडर ट्राइंगल बी डी ए। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, एंगल 30 डिग्री है, तो let us take tan 30 degree. This will be equal to perpendicular, that is BA upon base which is DA. तो BA हमारा H हो गया, ये हो गया 30 plus Y, alright, DC plus CA. अब look here, value of tan 30 degree is 1 upon under root of 3. This is H upon 30 plus Y. Cross multiply कर लो, तो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू एच। अब हम h की वैल्यू 1 से यहां पुट करते हैं, ठीक है।
तो यहां से h की वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन दिस. सो वी आर गेटिंग नाउ 30 plus y. This is equal to root 3 into root 3y. This implies 30 plus y is equal to 3y, which means we have 2y is equal to 30. That means y is equal to 15. अब एक तो देखो आपको हाइट निकालनी थी. क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या करना था? हाइट ऑफ टेम्पल. लेट्स जस्ट फाइंड नाउ. तो हाइट ऑफ टेम्पल वी हैड टेकन एज h. तो h कितना है? √3y, मतलब इट इज 15 √3 मीटर्स. ये हाइट हो गई. आप इसमें √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1.732. all right, so if you put, you will get this to be equal to 25.98 meters. That is the height of temple. दूसरी चीज आपको पूछी थी, पहली पोजीशन से टेम्पल का बेस कितना है? तो दैट इज इक्वल टू, ये देखो, लुक एट द क्वेश्चन अगेन. क्या पूछी थी? कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पर्सन्स इनिशियल पोजीशन इन बोट फ्रॉम टेम्पल. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y. वो हमने y लिया था, दैट इज 15, तो दैट वुड बी 15 मीटर्स. तो ये दो पार्ट्स थे हमारे इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? तो you can, if you visit that area in Gujarat, you can see the phenomena happening कि हाई टाइड में हमारे पास ऊपर आ जाता है पानी, टेम्पल सबमर्ज हो जाता है, और लो टाइड में वो टेम्पल कंप्लीटली विजिबल होता है. अब देखो अगली केस स्टडी 2. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स जस्ट सी व्हाट इट इज. वी आर गिवन इन अ पोटैटो रेस, a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato. तो देखो ये बकेट है, ये पहला पोटैटो है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना हमारा, लुक हियर, ये कितना है? 5 meters. तो बकेट से पहले पोटैटो का डिस्टेंस. फिर आपको कहा है the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line and there are 10 potatoes in the line. तो ये देखो 10 potatoes हैं और हर पोटैटो के, दो पोटैटो के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 meters का है. क्वेश्चन इज, each child starts from the bucket. बकेट से स्टार्ट करता है, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket. जैसे यहां से शुरू किया, ठीक है, ये देखो यहां से स्टार्ट किया, इधर आया, ये पोटैटो पिक किया, वापस डाला बकेट में, फिर बकेट से जाना है अगले पोटैटो पे, वो पिक किया, फिर वो वापस डालना है किसमें? बकेट में, एंड सो ऑन द प्रोसीजर कंटिन्यूज. आपको बताना है, अब इसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन बाय अ चाइल्ड टू ड्रॉप ऑल द 10 पोटैटोज इन द बास्केट. तो करते हैं इसको. तो लेट अस सी नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना है. पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर्ड होगा 5 मीटर्स ये और 5 मीटर्स ये. तो दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड की अगर हम बात करें, कवर्ड बाय द चाइल्ड, दिस विल बी इक्वल टू 2 into 5 मीटर्स, ये हो जाएगा प्लस. अब देखो फिर यहां से वो सेकेंड पोटैटो पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? 5 + 3 8 मीटर्स, और वापस भी जाना है बकेट पे, तो इट इज 2 into 8 मीटर्स. ऑलराइट. अब देखो अगला, अब यहां पे डाल दिया, अब तीसरे पोटैटो पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना लगेगा? 5 + 3 + 3, दैट इज 8 + 3 11. तो वापस भी जाना है बकेट में डालने के लिए, 2 into 11 मीटर्स, एंड सो ऑन. अब आप एक चीज नोटिस करो, इसमें इसका मतलब अगर हम 2 कॉमन ले लें, तो वी हैव 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन, इतने मीटर्स. आप नोटिस करो ये जो हमारी सीक्वेंस है, दैट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कॉमन डिफरेंस सेम है. फर्स्ट टर्म कितनी है? 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 टर्म्स है, क्योंकि कितने पोटैटोज हमने पिक करने थे? 10 पोटैटोज पिक करने थे, तो n 10 हो गया, बिकॉज दीज आर 10 टर्म्स दैट वी हैव टेकन. अब देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एपी में सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, और ये 2 हमारा एज इट इज आ गया. अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे.
ये 2 हम कैंसिल भी कर सकते हैं ये वाला इससे। तो अब अगर वैल्यूज पुट कर रहे हो, n is 10, we have 2 times a which is 5, n minus 1 would be 9 और d कितना है 3. This is equal to 10 into 10 plus 9 3s are 27. 37 into 10, that means 370 meters is the answer to part 1. All right. कि total distance covered by the child to pick and drop all the 10 potatoes in the bucket. अब देखो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सिक्स्थ पोटैटो फ्रॉम द बकेट। अब देखो फर्स्ट पोटैटो के लिए हमारे पास ऐसे ये पैटर्न बन रहा था ना, डिस्टेंस कवर्ड 2 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 11, तो ये एपी बन रही थी। तो एक तरह से आपको 6 टर्म एपी की बतानी है। ऑब्जर्व करो यहां पे देखो, ये आपके पास जैसे हो गई फर्स्ट टर्म A1, this is A2, this is A3, A4, A5, A6। तो A1 AP में कितना है 2 into 5, ऑल राइट। फिर उसके बाद डिस्टेंस आपने बताना है तो 2 नहीं लेना, सिर्फ डिस्टेंस लेना है तो 2 नहीं लोगे, खाली ये AP लोगे। जैसे A1 का डिस्टेंस बकेट से कितना है 5, फिर A2 का 5 plus 3, A3 का 5 plus 3 plus 3 एंड सो ऑन। तो जब हमें सिर्फ डिस्टेंस ऑफ द पोटैटो फ्रॉम द बकेट चाहिए तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 2 से मल्टीप्लाई तब करोगे जब चाइल्ड की बात हो रही है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि वो बकेट से पोटैटो तक जा रहा है और पोटैटो से बकेट तक जा रहा है। अगर सिर्फ आपको डिस्टेंस बकेट का 6 पोटैटो से पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ये एपी बन रही है 5, 8, 11 एंड सो ऑन। दिस इज A1, दिस इज A2, A3 एंड सो ऑन। ये डिस्टेंसेस हैं पोटैटोस के बकेट से। जैसे A1 का मतलब फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से, A2 का मतलब सेकेंड पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से। तो इसमें आप नोटिस करो फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो आपको डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ पोटैटो फ्रॉम बकेट चाहिए। इज इट ऑल राइट? डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ पोटैटो फ्रॉम द बकेट, तो ये A6 हो जाएगा। ऑल राइट, इस एपी की कौन सी टर्म 6 टर्म। तो दिस विल बी इक्वल टू बाय द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब देखो एपी में nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया a प्लस 5 इंटू डी। तो a इज 5 into 3, so we have 5 plus 15, all right, that is equal to 20 meters. This is going to be the answer. तो जो 6 पोटैटो है उसका बकेट से डिस्टेंस कितना है 20 meters, all right. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। केस स्टडी 2 का क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे था, तो आई होप यू आर क्लियर विद इट, ऑल राइट। तो देखो इस लेक्चर में हमने क्लास 10th स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट टर्म 2 डिस्कस किया है सीबीएसई का। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द फिगर्स, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फिगर के मार्क्स होते हैं, सॉल्व करने के मार्क्स होते हैं, फिर यूनिट्स लिखने के मार्क्स होते हैं। तो एवरीथिंग शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर मैनर द वे वी हैव सीन हियर, ऑलराइट। So please practice as many mock tests as you can to get very good marks. उससे आपको mistakes भी अपनी पता चल जाएंगी, कौन सा टॉपिक वीक है वो भी पता चल जाएगा, and you will get to know कि पेपर टाइम पे आपका कंप्लीट हो रहा है या नहीं, whether you need to increase your speed. All right? So that is all in this one. Thank you and bye bye.